नमस्कार बच्चों। कल की कक्षा में हमने पाठ 5 में पढ़ा था जल के बारे में, उसके अलग अलग रूपों के बारे में, जल चक्र के बारे में और जल वितरण के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे महासागरीय परिसंरचना के बारे में और महासागरीय धाराओं के बारे में। चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स देखें, इसमें बता रखा है इन्होंने कि हम किस तरीके से जल के वितरण को देख सकते हैं। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। जब हमें प्यास लगी हो तो केवल जल ही ऐसी वो चीज है जिससे हमारी प्यास बुझाई जा सकती है। हम उसकी जैसे हमें भूख लगती है तो हम भूख में कुछ भी चीज खाने को तैयार हो जाते हैं कि भाई हम ये नहीं तो ये खा सकते हैं, वो नहीं तो वो खा सकते हैं, यानी भूख को हम किसी भी तरीके से शांत कर सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन जो हमारी प्यास है उसे केवल जल ही बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि लापरवाही से जल का उपयोग करने से हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं? ये बिल्कुल सही बात है। हम जब जल का उपयोग लापरवाही से करते हैं तो हम एक बहुमूल्य संसाधन जो है हमारे पास, संसाधन अर्थात प्रकृति द्वारा हमें प्रदान किए हुए जो चीजें हैं, हमारे जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, वो बहुमूल्य ही है एक तरह से, और ये हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। और हम आज के समय में इसे बर्बाद कर रहे हैं बहुत ही बुरे तरीके से। महासागरीय परिसंरचना। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु से लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। अब देखिए, महासागरीय तरंग के बारे में बता रहे हैं, और जब हम किसी तट पे चलते हैं, कोई नदी का तट हो या किसी सागर का, महासागर, किसी का भी तट है, तो वहां पे हमें क्या क्या होता है? एक तो नम बालू मिलती है, बालू उसमें नमी होती है, ठीक है, ठंडी हवा चल रही होती है, समुद्री पक्षी जो होते हैं वो उनकी आवाजें आती हैं, वायु में लवणीय गंध यानी कि जो हमारा नमकीन पानी है उसकी महक उसमें रहती है, और लहरों का संगीत, लहरों का जिस तरह से बहना एक संगीत जैसा महसूस होता है। ये सब कुछ क्या है? सम्मोहित करते हैं, मन को बहुत ही प्रभावित करते हैं। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। अब इसमें क्या बोले, जो तालाब होते हैं या जो झीलें होती हैं उनका जल कैसा रहता है? एकदम शांत रहता है। वहीं जो महासागरीय जल होता है वो क्या होता है? गतिमान रहता है, यानी कि वो सदा ही बहता रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। जो हमारा महासागर में जो जल है वो गतिमान रहता है, यानी चलता ही रहता है, बहता ही रहता है। तो उसको 3 प्रकार से बताया है इन्होंने, एक है तरंगे, एक है ज्वार भाटा और एक है धाराएं। चलिए आगे हम जानते हैं कि तरंगे, ज्वार भाटा और धाराओं में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तरंगों के बारे में। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें हम तरंग कहते हैं। क्या कहा है इन्होंने कि महासागर की जो सतह है उस पर जब जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तरंगे कहते हैं। यानी तरंगे किसे कहा जाता है? महासागरीय या किसी भी नदी में ये गतिमान जल होता है, वो गिरता रहता है और उठता रहता है, उसे हम तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या कहा है इन्होंने कि जब समुद्र में तूफान आता है तो तेज हवा चलती है। तेज हवा चलने से क्या होता है? लहरें भी विशाल होने लगती हैं, तरंगे जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होने लगती है। इनके कारण बहुत सारा विनाश भी हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। किस वजह से? महासागर का जल जो है वो विस्थापित यानी अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाना, या बहुत ज्यादा तरंग में, इन्होंने बताया ना कि बहुत ऊंची ऊंची लहरें होने लगती हैं, तो वो विस्थापित क्यों होने लगता है? वो किसकी वजह से? भूकंप की वजह से, ज्वालामुखी उद्गार की वजह से, और जल के नीचे जो हमारा महासागर है इसमें केवल जल ही जल नहीं है कि हम सोचें अंत तक जल ही जल है। इसमें क्या होता है? नीचे पहाड़ बने होते हैं, ठीक है,
अलग अलग तरह से जमीनी एरिया भी होता है नीचे, उसके ऊपर ये पानी बह रहा होता है। ठीक है, तो नीचे क्या बोला इन्होंने, जल के नीचे भूसंकलन, भूसंकलन यानी जो नीचे पहाड़ है, पानी के अंदर जो पहाड़ हैं, जब ये टूटते हैं तो उसके कारण भी महासागर का जल जो होता है वो विस्थापित होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं। जो ज्वारीय तरंगे होती हैं, इनका ध्यान रखना, ज्वारीय तरंगे कितने मीटर तक हो सकती हैं, 15 मीटर तक। ठीक है, जिसे सुनामी कहते हैं। अब ये ज्वारीय तरंगे जो कि 15 मीटर तक होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। अब तक का सबसे विशाल जो है वो कितना है, 150 मीटर। और जबकि इन्होंने क्या बोला है, कितने मीटर तक, 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले जो ज्वारीय तरंगे हैं उनको हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। अब ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। कितना है ये, 700 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 700 किलोमीटर एरिया कवर कर देती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां पे एक है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, वो डूब गया था उस टाइम जब यहाँ पे सुनामी आई थी 2004 में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ज्वार भाटा के बारे में। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। इन्होंने क्या बताया है कि महासागर में जब जल कितने, दिन में 2 बार, याद रखना दिन में कितनी बार है, 2 बार, नियम से, ये चीज नियम में रहती है। इसका जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वार किसे कहते हैं, कि जब एक बहुत ऊंची ऊंचाई तक जल का उठकर आना और एक बड़े हिस्से को डुबो देना, तट के पास का जो हिस्सा होता है, जैसे यहाँ पे हमें फोटो में दिखाई दे रहा है कि मान लो ये जो पानी पानी वाला एरिया है और यहाँ पे ये जमीनी एरिया है। जब यहाँ से पानी उड़ के आएगा, सॉरी उड़ के नहीं, बह के आएगा यहाँ पे, मतलब ऊपर उठ के आएगा जिस तरह से, और यहाँ पे इस हिस्से को अगर डुबो देगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ज्वार कहेंगे। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तब तट से पीछे चला जाता है, उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, जब जो जल होता है वो अपने निम्नतम यानी नीचे उतर आता है और वापस तट से पीछे चला जाता है, तट को खाली छोड़ देता है, तो उसे हम भाटा कहते हैं। इसी तरह से बनते हैं ज्वार भाटा। ठीक है, आपको अंतर समझ आ गया होगा, ज्वार किसे कहते हैं, भाटा किसे कहते हैं। ज्वार जब जल हमारा बहुत ऊंची तरीके से इस तरह से लहरें बन बन के बह बह के आती हैं और हमारे तटीय इलाके जो होते हैं उनको डुबो देती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और जब यही तरंगे वापस जाती हैं तो ये भाटा कहलाती हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। किसके कारण होते हैं, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ठीक है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया इन्होंने कि जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, यानी यहाँ पे फोटो में हम देख सकते हैं कि पृथ्वी ये है, इसका जल वाला हिस्सा मान ले ये है और अभी चंद्रमा यहाँ बीच में है, तो ये इस जगह पे है अभी। ठीक है, जल इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से अभिकर्षित होता है, यानी उसकी ओर आकर्षित होने लगता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। सबसे ऊंचे ज्वार कब उठते हैं भाई, सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, और ये कब होता है, पूर्णिमा और अमावस वाले दिन। ठीक है, इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। जो पूर्णिमा और अमावस वाले दिन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के तीनों एक सीधी रेखा में होने के कारण जो ज्वार भाटे आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वृहत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। कब होता है ये, जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं लघु ज्वार भाटा के बारे में बताया इन्होंने, जब सूर्य इससे है और चंद्रमा अपना
इस जगह पे है। अभी ये एक सीधी रेखा में नहीं है। तो इस समय क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य भी अपनी ओर इसको आकर्षित कर रहा है और चंद्रमा भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसलिए पानी का जो बहाव है वो एक दिशा में ना होकर के दोनों साइड जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, लघु ज्वार भाटे हो जाते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। उच्च ज्वार जो होता है वो नौ संचालन में यानी नाव चलाने में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में इस तरह से मदद करते हैं कि जो लहरें होती हैं वो समुद्र में ऊंची ऊंची उठ के तट पे आ जाती हैं और फिर जो मछलियां यहाँ पे समुद्र में थी वो भी हमारी तट पे आ जाती हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे क्या बताया है इन्होंने कि कुछ जगहों पे जो ज्वार भाटे होते हैं इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जो उनका उतार चढ़ाव होता है उसका विद्युत उत्पन्न यानी बिजली बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं महासागरीय धाराएं की। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। कहाँ होती है, निश्चित दिशा यानी इनकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है कि उसी साइड में ये बहती रहेंगी, ठीक है, और नियमित रूप से बहेंगी, लगातार ये बहती रहेंगी। इन्हें हम जल धाराएं कहते हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। ये गर्म भी हो सकती हैं और ठंडी भी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ पे क्या बताया है, जो आमतौर पे देखा जाता है कि गर्म जो धाराएं हैं वो कहाँ पे होती हैं, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा यानी भू के मध्य में यानी पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच जो रेखा होती है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। ये रेखा पृथ्वी पर वैसे खिंची हुई नहीं है, ऐसा हम अपने अनुसार मानते हैं, ठीक है। एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं, ठीक है। कहाँ जाती हैं, ध्रुवों की ओर बहती हैं। कहाँ से, मध्य में होकर के। ध्रुव कहाँ है हमारे, ये रहा, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव हो गया अपना और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ठीक है। ध्रुवों की ओर ये जाने लगती हैं। फिर ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं, ठीक है। जैसा हमने देखा कि अभी गर्म का जो प्रोसीजर हमने देखा है उसका विपरीत मान सकते हैं हम इसको, ठीक है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं। लेब्राडोर जो महासागरीय धाराएं हैं वे कैसी हैं, शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म धाराएं होती हैं। जो गल्फ स्ट्रीम है वो क्या है, गर्म धाराएं हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। क्या बताया इन्होंने, जहाँ गर्म धाराएं होती हैं वहां पे स्थलीय तापमान भी गर्म हो जाता है, यानी धाराएं गर्म है तो ऑब्वियसली वहां पे तापमान जो है स्थल का जो है जमीन का जो तापमान है वो भी गर्म ही होगा। और जहाँ पे ये दोनों धाराएं मिलती हैं गर्म और ठंडी तो वहां पे क्या होता है, मत्स्य क्षेत्र माने जाते हैं, ठीक है। जिसके उदाहरण क्या है, अमेरिका के पूर्वी तट और जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके उदाहरण हैं। आगे क्या बोला है कि जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां कोहरे वाला मौसम बनता है, ठीक है। जहाँ गर्म और ठंडी दोनों एक साथ मिल जाती है वहां पे क्या होता है, कोहरे का मौसम हो जाता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि जहाँ धुंध हो जाएगी वहां पे नाव भी नहीं चल सकती, क्योंकि दिखेगा ही नहीं, डायरेक्शन ही नहीं मिलेगी तो लोग जाएंगे कहाँ पे, ठीक है। तो नौ संचालन में भी वहां पे बाधा आने लगती है। आज की कक्षा में इतना ही। अब हम अगली कक्षा में प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में जानेंगे।